तो आईआईपीसी में जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखिए आपका अब तक कुछ क्वेश्चन ही बताए गए हैं। जो पहला, एक तो सिद्धांत कुछ पद बताए भी गए हैं और लिखवा भी दिए गए हैं। दूसरा आपका जो है ये सेक्शन 2, ये दुराशय का अपराध का आवश्यक तत्व, ये 4 अपराध के आवश्यक तत्व हैं। यहाँ से भी आपका मेंस में क्वेश्चन बना है। फिर आपका मेंस रिया पर क्वेश्चन बनता है कि दुराशय के सिद्धांत को समझाते हुए इसके अपवाद बताइए। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर दुराशय का सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत भारत में कहाँ तक लागू होता है, तो इस ये आपका 5-6 केस इसमें डालना है। और भारत का हमने केस बताया था, 2 केस जरूर डालिएगा, एक एमएच जॉर्ज का और दूसरा नाथूलाल का। फिर आपका पूछ ले कि कठोर दायित्व का अपराध किसे कहते हैं, या दुराशय के अपवाद बताइए। या ये भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जहां एक्टस रिया होना आवश्यक है, मेंस रिया का होना आवश्यक नहीं है, या आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। या समस्यात्मक क्वेश्चन भी दे सकता है, और समस्या आपका ये बना सकता है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। आपका ये मैंने 4-5 लाइन कोटेशन दे देगा, और ये आपका लास्ट में देगा कि कौन से ऐसे अपराध हैं। ले लीजिए पानी, हो पानी बोतल में भर के रखिए बाहर से। छोटा छोटा बोतल, ये बोतल में भर के रख लीजिए, 2-4 बोतल हैं पानी होनी। ठीक ठीक। ये आपका अपवाद सहित पूछ सकता है, तो ये भी आपका लेक्चर हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन 2, 3 और 4 बताया गया। यहाँ से भी आपका उत्तराखंड में मेंस में आपका बना है कि आईपीसी का विस्तार भारत के बाहर भी होता है, इसको समझाइए। और एक पुछल्ला जोड़ दिया है कि ये एक भारत का नागरिक है खुले समुद्र में, यानी कि खुले समुद्र मतलब कि किसी भी देश की सीमा वहाँ नहीं है। खुले समुद्र में कोई अपराध करता है तो क्या वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा कि नहीं। तो धारा 3, धारा 4 स्पष्ट बताती है कि भारत का नागरिक हो, भारत से बाहर कहीं भी अपराध करता हो, चाहे आकाश में पाताल में, उससे मतलब नहीं है, और चाहे खुले समुद्र में, धारा 4 के तहत वह भारत में दंड का भागी होगा। और आपको समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ से जो उत्तराखंड ने बनाया है आपका समस्या। फिर आपका पोत या विमान पर समस्या बनी है कि अगर कोई पोत भारत का है लेकिन उसमें दिया है कि भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, तो सतर्क ये रहना है कि अगर कोई जलयान या वायुयान हो भारत में रजिस्टर्ड हो, तो विश्व में कहीं भी उस पर कोई भी अपराध करे, चाहे भारतीय करे चाहे विदेशी करे, या दो विदेशी ही एक विदेशी दूसरे विदेशी के प्रति करे, आईपीसी की धारा 4 के तहत ये लोग भारत में दंड के भागी होंगे। लेकिन सतर्कता ये बरतनी है, जब भी ऑप्शन देखिए कि क्या वह विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर हैं तो ये नियम लागू होगा, और नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए, जो अगला क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। अब ये बीच की धाराओं से कम क्वेश्चन बनता है। अब जो हमें धाराएं पढ़नी है वह 21 आ जाइए, क्योंकि बिहार वार का जो मॉडल है आपका, अगर जे में भी देखा जाए तो बिहार जिस मॉडल से बनाता है वो भी हमें चलना है, और यूपी के भी मॉडल से। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि पब्लिक सर्वेंट पर
या लोक सेवक पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि लोक सेवक पर कमेंट लिखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार में जे में आ चुका है सीपीसी में कि लोक अधिकारी को परिभाषित करिए, यानी कि सीपीसी की धारा 2 का क्लास 17 में लोक अधिकारी परिभाषित हैं। अब कई दो रिपीट किया है बिहार सीपीसी में, तो चांस ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को भाई आपका अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि यही लोग बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार रखते हैं और छोटे छोटे में उलझ जाते हैं। तो जो भी क्रम से छोटा बड़ा क्वेश्चन आएगा, अब एकदम क्रम से बताते भी रहना है, पढ़ते भी रहना है। तो आइए हम देखते हैं, लोक सेवक को परिभाषित करिए या लोक सेवक पर कमेंट लिखिए, ये आ सकता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा कि लोक सेवक को आईपीसी की धारा 21 में स्पष्ट किया गया है। पहला लाइन, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को आईपीसी की धारा आपका 21 में क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है। फिर आप लिखेंगे कि जो व्यक्ति आपका 12 खंड दिए गए थे और जो व्यक्ति इन खंडों में आ जाता है, यानी कि आ जाता है न लिखिएगा, उसमें सम्मिलित हो जाता है या इसकी कैटेगरी में सम्मिलित हो जाता है, वही व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा, जिसमें कि पहला खंड आपका निश्चित है और विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा इसे रिपील कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में 11 क्लाज बचे हैं और जो व्यक्ति इन 11 क्लाजों में आ जाता है वही व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और ए आर अंतुले बनाम आर एस नायक का केस एक याद रखिएगा, एक केस जरूर डालिएगा अगर आ जाता है तो। ए आर अंतुले बनाम आर एस नायक का, जिसमें ये कहा गया कि मंत्री और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री ये लोक सेवक हैं, लेकिन जो सांसद और विधायक हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। आपका केस में कहा गया ए आर अंतुले। तो अब आपका लिस्ट याद करना है भाई। मेन ये है कि आपका प्री में भी यहाँ क्वेश्चन बना है कि धारा 21 का कौन सा क्लाज निरसित है। ये BHU LLM में भी बना था, तो पहला क्लाज निरसित है। दूसरा क्वेश्चन उसमें बना था कि किस सन में रिपील किया गया, सन भी एक बार MP में आया है, तो 1950 में। अब दूसरा खंड उठाया जाए, देखिए क्या कहता है। अब वही आपका भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त अफसर, यानी कि कमिश्नर अफसर, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेनाओं के जो कमांडिंग अफसर हैं, कमिश्नर अफसर हैं या आयुक्त अफसर हैं, वे धारा 21 के अर्थों में पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। यानी कि एक लाइन समझने के लिए कि तीनों सेनाओं के जो आयुक्त अधिकारी हैं वे लोक सेवक माने जाएंगे, आपका दूसरे खंड में है। तीसरा खंड है, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णयक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा आपका सशक्त किया गया है। यानी कि हर न्यायाधीश जो न्याय निर्णयन करने के लिए कानून द्वारा या तो अकेले या कई न्यायाधीशों से मिलकर, यानी कि या तो पीठ के माध्यम से या अकेले कानून द्वारा सशक्त किया गया है,
कि वह किसी विषय पर न्याय निर्णय दे, तो ये जितने न्यायाधीश हैं इस कैटेगरी के, वे भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एक लाइन और कोरिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में हम कोरिलेट करना चाहते थे, लेकिन अभी करना पड़ेगा सीआरपीसी की धारा 197 को। यहाँ कोरिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा कि जो व्यक्ति धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाता है, अगर वह व्यक्ति ऑन ड्यूटी कोई अपराध किया हो, तो ऐसी दशा में उस अपराध का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट तब तक नहीं लेगा जब तक कि सरकार की पूर्व मंजूरी न मिल जाए। तो फिर एक बार गौर करना है कि जितने लोग धारा 21 में आ जाएंगे, अगर वह ऑन ड्यूटी यानी कि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध करते हैं, तो उन अपराधों का न्यायालय संज्ञान तभी लेगा जब सरकार की क्या मिल जाए, पूर्व मंजूरी। चाहे न्यायाधीश हो या जितने लोग आ जाएंगे, न्यायाधीश भी। अब ये आया कि न्यायाधीश शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है और न्यायाधीश किसे माना जाएगा आईपीसी के तहत, किसे नहीं माना जाएगा। तो न्यायाधीश की परिभाषा इसके पहले वाले एपीओ में भी प्री में पूछा गया था। जज या न्यायाधीश की परिभाषा सेक्शन 19 में दी गई है और न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, कुछ मामलों में कलेक्टर भी शामिल हैं और कुछ मामलों में ग्राम पंचायत का पंच भी शामिल हैं। लेकिन जिस मजिस्ट्रेट को केवल मामला कमिट करने का अधिकार है, निर्णय देने का नहीं, उसको केवल क्या अधिकार है कि वह मामले को केवल क्या कर सकता है, सुपुर्द, वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं। नहीं। अब देखिए ऑप्शन भी थोड़ा बहुत प्री का भी हल्का फुल्का बीच में चल रहा है। ऑप्शन जो आपका पूछा जाता है यहाँ, आपका ये पूछा जाता है कि न्यायाधीश में कौन शामिल है, दे देगा जो पद रूप से न्यायाधीश हैं, दूसरा मजिस्ट्रेट, तीसरा कलेक्टर, चौथा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए। अगर यही पंचायत का सदस्य दे दे जो न्याय निर्णय करता है, तो जो भी व्यक्ति न्याय निर्णय विधि के अनुसार करने के लिए सशक्त है, वह क्या माना जाएगा, न्यायाधीश। चाहे अकेले करे या कई लोगों को से मिलकर करे, यानी कि निकाय। निकाय मतलब आप पीठ कहते हैं, 4 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों की, 6 जजों की, ये क्या कहा जाता है, निकाय। तो यानी कि इसका मतलब कि जितने न्यायाधीश हैं जो कानून द्वारा सशक्त हैं कि वह किसी मामले में फैसला दे, उन सभी न्यायाधीशों को खंड 3 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। चौथा खंड आइए, न्यायालय का हर ऑफिसर। तो पहले तो न्यायालय द्वारा कुछ ऑफिसरों की नियुक्ति की जाए और तब आपका जितने ये न्यायालय के अफसर होंगे ये पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। कोरिलेट करके भी चल रहा है, यानी कि आप चाहें तो बेयर एक्ट पर आपका जहाँ जहाँ से इन शब्दों को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, आप बेयर एक्ट पर लिख भी सकते हैं। उसका फायदा बाद में आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी आप लिख सकते हैं बेयर एक्ट में। देखिए आपका तीसरा खंड क्या, चौथा खंड चल रहा है। क्या न्यायालय द्वारा भी अफसर नियुक्त किए जाते हैं जो न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं? निश्चित रूप से नियुक्त किए जाते हैं। उदाहरण भी कुछ दिया गया है जिसके अंतर्गत समापक यानी कि लिक्विडेटर, रिसीवर यानी कि प्रापक, और तीसरा शब्द दिया है कमिश्नर आते हैं। पहले तीनों शब्दों को समझिए। एक तो समापक या लिक्विडेटर पहले देखिए।
जब किसी संस्था का या सामान्यतः जब किसी कंपनी का वाइंडिंग अप करना होता है, यानी कि कंपनी का परिसमापन करना रहता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय एक परिसमापक नियुक्त करता है, लिक्विडेटर नियुक्त करता है। और वह जो समापक होता है, पहली बात, धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट अब माना जाएगा। दूसरी बात, वह कंपनी के जितने चल अचल संपत्तियां हैं वह अपने कब्जे में लेता है। फिर आपका कब्जे में लेने के बाद वह नीलामी द्वारा बेचवाता है और हिसाब किताब न्यायालय को देता है। तो जो कंपनी का समापन होता है, परिसमापन, तो कंपनी मरती नहीं है बल्कि मारी जाती है, यानी कि उसका वाइंडिंग अप होता है। दूसरा, रिसीवर। रिसीवर यानी कि प्रापक। प्रापक की नियुक्ति का प्रावधान सीपीसी में दिया गया है और सीपीसी की धारा 94 में है। और प्रापक के बारे में विस्तृत प्रावधान आपका सीपीसी के आदेश 4T में है। और पिछली बार इस दो क्वेश्चन आपका रिसीवर से बना था। रिसीवर किसका अधिकारी होता है बताइए, वादी का कि प्रतिवादी का कि न्यायालय का? और ये न्यायालय का लोक सेवक होगा कि नहीं होगा, स्पष्ट बेयर एक्ट में चौथा खंड में लिखा है, चौथे में। और तीसरा, कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर मतलब आयुक्त होता है। तो जब कोई कमीशन या आयोग जारी किया जाता है तो न्यायालय उस आयोग के निष्पादन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। और ये जो कमिश्नर हैं ये पब्लिक सर्वेंट उस समय माने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, न्याय चौथा खंड है, अभी दो एक लाइन हुआ है केवल समझाने में। न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, यानी कि साक्ष्य एकत्रित करे या हाँ? कंपनी लॉ में ही ज़्यादा आते हैं, बाइंडिंग अप में। हाँ हाँ, नहीं, जो न्यायालय नियुक्त करता है कि आप कंपनी का समापन करवाइए, जैसे रिसीवर नियुक्त होता है उसी तरह कंपनी लॉ में आपका लिक्विडेटर। हाँ, नहीं, देखिए, कमिश्नर आपका जैसे कि कोई अन्वेषण करना है, जैसे कि आपका बनारस में मामला था तो न्यायालय ने कमीशन जारी किया और कुछ वकीलों को ही कमिश्नर बना दिया। तो ये जो कमिश्नर न्यायालय नियुक्त किया कि आप वहाँ जाइए और आप वहाँ देख के और छानबीन करके हमारे यहाँ रिपोर्ट दीजिए, एक कमिश्नर होते हैं। देखिए अगला आपका, जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण करे या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या दस्तावेज रखे या संपत्ति का भार संभाले या बयान करे या न्यायिक आदेश का को लागू करे या शपथ ग्रहण करवाए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किसी का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, यानी कि जितने ये न्यायालय की ओर से शपथ दिलवाते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन कराते हैं, न्यायालय के आदेश से संपत्ति धारण करते हैं, बेचते हैं, जैसे रिसीवर, प्रापक इत्यादि, ये सभी क्या माने जाएंगे, धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट। पांचवा देखिए, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य और कर निर्धारक या पंचायत का सदस्य भी आपका पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो आपका तीन बातें आई, जो व्यक्ति न्यायालय की सहायता करते हैं
चाहे वह जूरी सदस्य हो या कर निर्धारक यानी कि टैक्स के मामलों में न्यायालय को सहायता करते हैं, या जो पंचायत का सदस्य है, वह भी आपका लोक सेवक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो धारा 19 भी कवर किए रहिएगा कि न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है और पंचायत का वह सदस्य जिसे किसी मामले में निर्णय देने का हक है, वह भी लोक सेवक माना जाएगा, और 19 में उसे न्यायाधीश भी माना जाएगा। तो यानी कि आपका जूरी सदस्य, आप लोग जानते हैं कि जो जूरी सदस्य होते थे, आपका ये जूरी व्यवस्था अब हमारे यहाँ समाप्त कर दी गई है, अंग्रेज़ों के ज़माने में थी। इसीलिए आज भी सीपीसी में कई जगह और आपका एविडेंस में और आईपीसी में जूरी शब्द मिल जाएगा। तो जूरी करता क्या था? तो देखिए ये लोग करते क्या थे। एक तो न्यायाधीश होते थे और न्यायाधीश के बगल में ऐसे ऐसे लंबी लंबी, जैसे ये है न्यायाधीश, ऐसे ऐसे कुर्सी लगी रहती थी। ये जूरी सदस्य बैठते थे और न्यायाधीश को किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर निष्कर्ष निकाल कर देते थे। जैसे कि आप लोग अगर फिल्म देखे हैं, अगर आपका केम नानावटी वाला, यानी कि अगर आप रुस्तम फिल्म देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि जूरी सदस्य हैं और वह अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको देते हैं? न्यायाधीशों को। तो चूंकि आपका जूरी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, उसी समय से बनी हुई है। भारत में ये व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन कानून में आज भी इस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जैसे एविडेंस की धारा 166 में जूरी या असेसर कहा के बारे में है कि वह भी साक्ष्य ले सकते हैं, और आपका यहाँ जो जूरी असेसर आपका जो है धारा 21 आईपीसी में भी समाहित हैं और इन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाए। लेकिन फिर मैं हम बता दें कि जो जूरी व्यवस्था थी, ये बनी हुई है कि वर्तमान में समाप्त कर दी गई है, भारत से समाप्त कर दी गई है, लेकिन आज भी ये लिख कर बना हुआ है। अगला 6वां देखिए, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हर जो मध्यस्थ हैं वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा जिसे न्यायालय ने या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी ने कोई मामला या विषय फैसले के लिए या रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया है, वह व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। तो पहला आर्बिट्रेटर आया कि क्या जो आर्बिट्रेटर होता है, मध्यस्थ होता है, वह पब्लिक सर्वेंट माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो मध्यस्थ होता क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, और जो बिहार पूछता है कि मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय को हम कहते क्या हैं, तो मध्यस्थ की नियुक्ति आपका न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा किया जाता है, उसमें तमाम प्रावधान हैं। मध्यस्थता मध्यस्थ के माध्यम से, सुलहकर्ता के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से, और मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता के माध्यम से। ये 4 तरीके हैं। तो जो मध्यस्थ होता है, देखिए उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, एक लाइन बता दिया जाए। मान लीजिए कि ए और बी में किसी बात को लेकर विवाद है, और आपका इन्होंने करार किया है कि अगर इस जो हमने आपस में करार किया है, अगर इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है,
तो हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, बल्कि आर्बिट्रेशन द्वारा, मध्यस्थता द्वारा, मध्यस्थ के माध्यम से इस विवाद को निपटाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसा करार है जो न्यायालय की अधिकारिता को काटता है और मध्यस्थ द्वारा आपका विवाद के सुलझाने का माने प्रावधान करता है, तो क्या ऐसा करार शून्य होगा कि वैध होगा? तो संविदा नियम की धारा 28 के अपवाद में आएगा और ऐसा करार वैध होगा। 28 में 3 अपवाद हैं, आपका जो विवाद पैदा होंगे और जो विवाद पैदा हो चुके हैं इत्यादि, तो ये करार वैध होगा। अब मान लीजिए कि ए बी में विवाद उत्पन्न हो गया, तो ए अपनी ओर से मध्यस्थ सी को नियुक्त किया और बी ने अपनी ओर से किसको किया? डी को। और सी और डी मिलकर एक और को नियुक्त करेंगे, किसको? ई को। अब मध्य ए क्या करेंगे? अपना मामला इस मध्यस्थ पैनल में देंगे कि हमारा ये बिंदु है, फिर बी यहाँ देगा। दोनों पक्षकारों को सुनवाई का पूरा मौका देकर और साक्ष्य लेकर अंत में ये जो 3 मध्यस्थ हैं ये फैसला सुनाएंगे और आपका इनके द्वारा दिए गए फैसले को, निर्णय को याद रखिएगा, एवार्ड कहते हैं या अधिनिर्णय या पंचाट। कई बार बिहार जे में आ चुका है कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कहते हैं? एवार्ड या पंचाट, या हिंदी में और भाषा में अधिनिर्णय। अब जो बिहार क्वेश्चन यहाँ एक लाइन और हम बढ़ते हैं, बनाया कि पंचाट का प्रवर्तन कैसे कराया जाएगा, पंचाट को न्यायालय में कैसे लागू कराया, उसका इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाता है। तो भाई अच्छे से तैयार रखिएगा, जिस प्रकार न्यायालय के डिक्री का निष्पादन होता है उसी प्रकार किसको लागू कराया जाता है? पंचाट को। ये बहुत बार ये आपका बिहार में पूछा है, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आपका निकला, तो समझते भी रहना है। अगला देखिए भाई, आपका 7वां खंड, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके कारण वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रख सकता है। परिरोध का मतलब ये हुआ डिटेन कर सकता है, बंदी बनाकर रख सकता है। तो जितने अधिकारी ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर और रखने का क्या रखते हैं? अधिकार, वे सभी अधिकारी लोक सेवक माने जाएं। डीएम भी रख सकते हैं, तहसीलदार को भी अधिकार हैं, पुलिस को भी अधिकार हैं। आपका कह सकते हैं कि जो आपका माने कह सकते हैं सीबीआई को भी अधिकार हैं, तो आपका ईडी को भी अधिकार हैं, जेलर को अधिकार हैं। अपने परिरोध में न्यायालय के आदेश हो गया तो रखे भाई, अपना परिरोध में रखे यानी कि अपने जेल में रखे, तो भाई जेलर भी आपका अब क्या हो गया? लोक सेवक। वो तो ऐसे ही सरकारी सेवक है तो लोक सेवक हो जाएगा। अगला देखिए आपका 8वां खंड, सरकार का हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की सुरक्षा करे, ये भी पब्लिक लोक सेवक माना जाएगा। तो अपराधों का निवारण करे, जोड़ते रहिए। आपका पुलिस का निवारक कार्य आपका सीआरपीसी में दिया गया है कि पुलिस जितना जोर लगाए उतना जोर लगाकर अपराध होने से रोके,
चैप्टर 11 में दिया गया अध्याय भी याद रखिएगा। किस अध्याय में? सीआरपीसी के 11 में। और धारा 149 से लेकर 153 और चैप्टर भी याद रखना है। 149 से लेकर 153 तक में पुलिस का प्रिवेंटिव एक्ट दिया गया है। अब समस्या ये आई कि क्या पुलिस वाले लोक सेवक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। केवल पुलिस नहीं, जितने लोग हैं जिनका कार्य है कि जिनको कार्य कानूनन सौंपा गया है कि वह अपराधों को रोकें, वे सभी लोग लोक सेवक माने जाएं। दूसरा, जिनका कर्तव्य है कि अपराधों की सूचना दे, तो आपका और अपराधों की न्यायालय माने पुलिस को सूचना दे, वे भी लोक सेवक। जैसे ग्राम चौकीदार हैं, उसका विधिक कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि वह अपराधों की सूचना दे जो गांव में हो रहा है। तो क्या ग्राम जो आपका ग्राम चौकीदार है, क्या वह लोक सेवक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपका अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, तो पुलिस न्यायालय में जाकर और अपराधियों को न्याय के लिए प्रस्तुत करती है। तो आपका इत्यादि। अगला 9वां देखिए। हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, सरकार की ओर से प्राप्त करे, इत्यादि करे, सरकार की ओर से संविदा करे, ऐसे सभी व्यक्ति भी क्या माने जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट। 10वां ये है कि हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, इत्यादि करे, दस्तावेज बनाए इत्यादि, ये भी लोक सेवक माना जाएगा। 11वां है, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह वोटर लिस्ट तैयार करने, यानी कि इतने वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, पुनरीक्षित करते हैं लोग, सभी लोग क्या मान लिए जाएंगे? धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट। और अंतिम है, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन पाता हो। तो एक दो तो नाम बता दीजिए जो सरकार से वेतन तो नहीं पाते लेकिन पारिश्रमिक या फीस जरूर पाते हैं। सरकारी अधिवक्ता, महाधिवक्ता भी इसी में आ जाएंगे, महान्यायवादी भी आ जाएंगे। हाई कोर्ट में जितने सरकार ने अधिवक्ता नियुक्त किया है वे अस्थायी हैं, लेकिन सरकार से फीस पाते हैं, यानी कि जितना काम उतना दाम, जितना दिन कोर्ट खुला रहेगा साइन कर दीजिए और उतना दिन का पैसा आपको क्या होगा? मिलेगा। वेतन नहीं मिलता। अगर कोर्ट 15 दिन बंद रहे तो 15 दिन खुला रहे तो केवल 15 दिन का पैसा बनता है। तो सरकारी वकील चाहता है हाई कोर्ट का कि आप पूरा महीना कोर्ट क्या करे? काम करे। तो भाई हफ्ते में आपका 5 दिन हुआ, उसमें छुट्टी भी मान लीजिए एक दो चली गई, तो आपका मान के चलिए वहीं 20 से 25 दिन का पेमेंट बनता है सामान्यतः आपका। एक क्योंकि एक दो छुट्टी पड़ गई तो कट गई। अब एक दिन का आपका कह सकते हैं कि अगर 4,000 भी हुआ तो आपका जोड़ लीजिए कि आपका 20 दिन का यानी कि 80,000 हो ही गया और 25 दिन हो जाएगा
देखिए आपका यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण जो पारिश्रमिक या फीस पाता है सरकार से, आपका भले अस्थाई न हो, उससे मतलब नहीं है, वह भी इस धारा में लोक सेवक माना जाएगा। जैसे सबसे अच्छा महान्यायवादी और महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में जितने सरकार ने अधिवक्ता नियुक्त किया है, हाई कोर्ट में किया है, न्यायाधीशों के न्यायालयों में किया है, आपका ये अस्थाई नहीं होते हैं, आपका क्या होते हैं, अस्थाई। जब तक कि सरकार रहती है तब तक आप बने हुए हैं। लेकिन एपीओ अस्थाई होता है, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होता है। ये न कर दीजिए ये भी अस्थाई है। नहीं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है, चाहे जितना भी सरकारी हो, नहीं तो आपका अगर पद अगर अस्थाई है कि अस्थाई, ये भी देखना पड़ता है। हमें लगता है एडवोकेट ऑन ऑन रिकॉर्ड जो होता है उसका पद अस्थाई है, वेतन मिलता होगा जैसे एपीओ को मिलता है, देखना पड़ेगा हमें। अगला देखिए आपका, कह सकते हैं कि इस प्रकार आपका जो सरकारी कंपनी में सेवा करता हो और वेतन मिलता हो लास्ट में, वह भी लोक सेवक माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका भले समझाया गया, लेकिन आपका 11 पॉइंट थे, 11 न याद रहे तो 8-9 तो लिख सकते हैं ना, और समय न रहे तो अन्य। लेकिन ऊपर कम से कम ये तो दिखा दीजिए कि 12 क्लास थे, पहला निश्चित है, वर्तमान में कितना बचा है 11। भले लिखते समय एक दो क्या करिए लास्ट में भूल जाइए, लेकिन जितना लेक्चर दिया गया है क्रम से न याद रहे तो बिना क्रम के ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, यानी कि आपका पीबो चाय पीने में ये भी था, ये भी था, ये भी था। कौन मौर्य जी था बताइए? कौन कौन था? घटना स्थल पर कौन कौन था? नक्शा नजीर बनाए हैं? 5 लोग थे, चलिए भाई। देखिए स्वीकार कर लिए मौर्य जी 5 लोग थे। नाम बाद में बता दीजिएगा, अभी पूछा जाएगा। हाँ, नहीं प्राइवेट बैंक नहीं। हाँ सरकारी हैं भाई, सरकार से फीस पाते हैं या पारिश्रमिक, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट लोक सेवक नहीं हो। अगला देखिए आपका, इस प्रकार आपका केस हम बता ही चुके हैं। अगला देखिए जो परिभाषा आपकी बन सकती है, एक बहुत, अगर बने तो चल संपत्ति की बन सकती है कि टिप्पणी लिखिए। तो चल संपत्ति की हल्का सा देख लिया जाए, ज़्यादा चांस आपका बेईमानी का रहता है। यानी कि इधर जो आपका परिभाषा बनने का चांस है, आपका 24 पर बन सकता है और 30 पर। यानी कि 24 धारा जो डिसऑनेस्टली परिभाषित किया गया है, और एक धारा 30 पर टिप्पणी बन सकता है। तो चल संपत्ति हल्का सा बता दिया जाए ताकि आ जाए तो आप लिख सकते हैं, देखिए। हाँ, नहीं सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जैसे कि ग्राम प्रधान है या ग्राम पंचायत का सदस्य है, ये सरकार द्वारा अपॉइंट नहीं है, जनता ने इसे चुना है, ऊपर के वर्णनों में आ जाता है, तो वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। प्राइवेट की बात नहीं भाई। अगला देखिए, उतना नहीं लिखना है वो। धारा 22 में चल संपत्ति परिभाषित है, और आपका चल संपत्ति शॉर्टकट में हम बताते हैं, डिटेल में आपका दो धाराएं चलेंगी, आपका धारा 24 और धारा 30। मैं फिर बता दूं, ये दो धाराएं थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और आपका चल संपत्ति हम 2 लाइन 4 लाइन बता दे रहे हैं। चल संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांत की मूर्त संपत्ति आती है, कारपोरल प्रॉपर्टी आती है, यानी कि जिस ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इंद्रियों द्वारा हम बोध कर सकते हैं, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध चीज़ों से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं,
वह इसमें शामिल नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर भूमि अचल है, चल नहीं। जो भूबद्ध यानी कि जिनकी जड़ें जमीन में हैं, जिनकी नींव जमीन में है, वह भी अचल हैं, चल नहीं। और जिसकी नींव जमीन में है और उन वस्तुएं से जुड़ी हुई अस्थायी रूप से वस्तुएं भी क्या मानी जाएंगी? अचल। और इसके अलावा जितना दिखाई दे रही हैं वस्तुएं, वो क्या हो जाएंगी? चल। बताया गया था प्री में। 24 पर आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी बना है, और आपका यहाँ केस भी एक याद रखना है। फिर देखिए भाई, आपका 24 पर आपका यूपी में 2 बार समस्यात्मक क्वेश्चन आपका चोरी में ले जाकर बना है। तो 24 में आपका डिसऑनेस्टली शब्द परिभाषित है, यानी कि आपका बेईमानी से। अब कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने, या दे देगा कि बेईमानी शब्द पर टिप्पणी लिखिए, तो वहीं एक पेज में हर हाल में समाहित कर दीजिएगा। एक पेज से किसी भी हाल में आगे न बढ़े, मैं बता दूं। अब देखिए, और इसमें एक दो समस्या दे दीजिएगा, और आपका और एक केस कम से कम आपका देना है। केन मेहरा का केस, वह केस आपका, उस पर समस्या अलग से भी बनती है। तो हम बता रहे हैं, देखिए बेईमानी से तो जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, यानी कि बेईमानी में आशय का होना आवश्यक है। तो किस आशय से कार्य करता है? कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य को सदोष हानिकारित करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस इरादे से कार्य करता है कि आपका एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित हो, तो हम कहते हैं कि उसने बेईमानी से कार्य किया। पहला पॉइंट पकड़िएगा कि बेईमानी के लिए सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों का एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अगर एक व्यक्ति को केवल सदोष लाभ पहुंचा है, दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब भी बेईमानी। और अगर दूसरे पक्षकार को केवल नुकसान पहुंचा है, पहले को कोई हानि माने कोई आपका लाभ नहीं हुआ, माने लाभ नहीं हुआ है, तब भी बेईमानी कहा जाएगा। अर्थात बेईमानी के लिए आशय का होना अनिवार्य है, और आशय ये हो कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचा हो या दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से लाभ क्या किया हो? पाया हो। दोनों आवश्यक नहीं है, दोनों में से कोई क्या होना चाहिए? एक। सदोष लाभ तथा सदोष हानि की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 23 में दी गई है। जरूर कोरिलेट कर लीजिएगा 24 पढ़ते समय। किसको? यानी कि रांगफुल गेन और रांगफुल लॉस को डिफाइन कहाँ किया गया है? तो इस अधिनियम के धारा 23 में। इसके बाद आप एक केस इतना, अगर 5 लाइन 10 लाइन इतना में हो जाता है, हम लिखवाएंगे, कल से आपका लिखवा ही जाएगा। अगर इतने में आपका क्वेश्चन हो जाता है आधा पेज, तो आधा पेज में आप एक केस जरूर डालिएगा हर हाल में। केन मेहरा का केस बनाम राज्य महाराष्ट्र राज्य है ना? हाँ, केन मेहरा बन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान है आपका केन मेहरा। तो मेहरा एक दिन मैं बताया था प्री में, एक जाति होती है आपका, जैसे नैनी ओनी में है मेहरा लिखते हैं लोग। और आपका दूसरा अर्थ जो होता है पत्नी का गुलाम, यानी कि मेहरा का मतलब ये हुआ
कि आपका ऐसा व्यक्ति जो पत्नी के इशारों पर चले, पत्नी कहेगी कि जाओ चाय पियो पीबो की तो चाय पिएगा, अगर कहेगी कि चल के चाट खाओ तो चाट खाएगा, और कह दे कि यहीं खड़ा रहो तो क्या करेगा निकम्मा, खड़ा रहेगा। और ना बताया जाए भाई, नहीं तो अमृत भाई नाराज हो जाएंगे। कितना छाता लेकर घूम रहे हैं आजकल अमृत भाई? कितना छाता, एक है कि नहीं कोई? कोई छाता नहीं। चलिए ठीक है भाई। देखिए आपका, तो ये मेहरा कहा जाता है, तो गांव में कहा जाता है बहुत बड़ा ये मेहरा है, मेहरा मंदिर। शहर में भी, यानी कि एक वाक्य भी अपनी पत्नी की इजाजत के बिना नहीं बोलता। अब प्रेमिका न जोड़ दीजिएगा इसमें। अब फिर बता दें, पत्नी कहा जा रहा है, प्रेमिका नहीं। तो आगे बढ़ा जे भाई आपका, तो केन मेहरा का केस जरूर आपका 7-8 लाइन में समेटिएगा, और यही केस एक लीडिंग केस है। समस्या भी 2 बार आपका यूपी एपीओ में इसी पर बना है, सेम समस्या मैं बना रहा हूँ। और ये आए तो आपका चोरी का अपराध कराइएगा, और 24 में बेईमानी से भी जोड़िएगा। केन मेहरा एक व्यक्ति, अभी ऐसे देगा, ए एक व्यक्ति है जो भारत सरकार की जहाज को भारत सरकार की सम्मति के बिना उड़ा कर ले जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार उसकी जहाज को जब्त कर लेती है और ए को भारत को लौटा देती है। प्रस्तुत समस्या में ए ने कौन सा अपराध किया, ये बताइए। समस्या ऐसे बनेगी, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या केन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य से मिलती जुलती है। हू बहू तो है नहीं, क्योंकि नाम दिया नहीं गया है, ये लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, मिलती जुलती है। अब उस केस में क्या हुआ, तो उस केस में भी सेम हुआ। केन मेहरा आपका भारत सरकार का जहाज उड़ाकर पाकिस्तान ले गया था। पाकिस्तानी सरकार ने उसकी जहाज को वो जहाज जब्त कर लिया भारत सरकार की जो थी, और केन मेहरा को भारत को वापस लौटा दिया। केन मेहरा पर भारत में आपका भारत सरकार की जहाज की चोरी का इल्जाम लगा। केन मेहरा आपका बेईमानी शब्द को ही उल्लिखित कर रहा था, और ये कह रहा था कि ठीक है हजूर, हमने कार्य गलत किया, सम्मत के बिना सरकार के किया, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन बेईमानी के लिए यह आवश्यक है कि चोर को कुछ लाभ हो और दूसरे पक्षकार, यानी कि जिसकी संपत्ति, यानी कि जिसका जहाज था, यानी कि सरकार को कुछ नुकसान हो, हानि हो। और इसमें तो हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं, लेकिन भले ही सरकार का जहाज चला गया, लेकिन हमें तो एक पाई का लाभ नहीं हुआ। तो न्यायालय ने बेईमानी की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि बेईमानी के लिए या तो सदोष लाभ या सदोष हानि में से एक कोई पर्याप्त है, दोनों का एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अतः अगर सरकार को आपने नुकसान गलत ढंग से पहुंचाया और आपको भले कोई लाभ न हुआ, आपका इरादा बेईमानी का माना जाएगा और आप चोरी के लिए क्या होंगे, दंडित। तो भाई आपका बीच में थोड़ा बेयर एक्ट का भी भाषा देखी जाती है, और अगर लिखा रहता है तो दोनों शब्द एक साथ यूज होते हैं, लेकिन धारा 24 में शब्द क्या लिखा है, और किया, या का मतलब ये होता है या तो ये या वो, यानी कि दोनों में से क्या एक भी रहेगा तो पर्याप्त माना जाएगा। आपका जैसे कि दंड की मात्रा से इसको थोड़ा समझिए, जैसे कि दिया रहता है कई जगह आईपीसी में 1 वर्ष तक का कारावास,
या जुर्माना या दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि या तो केवल कारावास का दंड दे दिया जाए या केवल किसका, जुर्माने का, कारावास का न दिया जाए या दोनों का। दोनों का मतलब कुछ कारावास भी और कुछ जुर्माना। तो यह शब्द हमेशा याद रखिएगा। फिर घुमावदार क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट से बनता है, एड आइटम पर बनता है, और वहाँ भी यही समस्या है। एड आइटम मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 से आपका यानी कि कंसेंसस एड आइटम एक बात पर एक भाव में, तो बीच में दे देगा या की और वहाँ है या नहीं है। सेम सेंस नहीं, सेम थिंग्स एंड सेम सेंस, सेम सेंस है। हाँ सेंस, हाँ वही माइंड ही हुआ। सेंस माने भाव कहा जाता है। एक बात पर एक भाव में रजामंदी, यहाँ आपका दोनों न मारिएगा, दोनों में से कोई एक रहे तो बेईमानी मानी जाएगी। सतर्क रहना है। या तो सदोष चोर को लाभ हुआ तब भी बेईमानी, या लाभ न हुआ एक पाई का लेकिन जिसका सामान था केवल उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, तब भी बेईमानी। और चोरी के लिए क्या होगा ये, पर्याप्त। अगर तत्काल बेईमानी का इरादा था, यानी कि इसका मतलब अगर संपत्ति हटाते समय ही इरादा बेईमानी का हो तब ये चोरी, और बाद में बेईमानी का हो जाए तो आपराधिक दुर्विनियोग। भाई सतर्क रहना इन बातों से। एक के जरूर डालिएगा। आपका केन मेहरा का बेईमानी पर क्वेश्चन बनता है 2 बार यूपी एपीओ में, और ये आपका समस्या बना है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, आपका धारा 30 से पूछा जाता है आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति से भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए जब आपका क्वेश्चन मूल्यवान प्रतिभूति से बने तो आप एक तो डायरेक्ट लिखिएगा, 3 लाइन प्रयास करिए रट्टा मारने का हूबहू, मैंने प्रयास ना आए हूबहू तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करिए कि 3 लाइन कम से कम रटिए। उसके बाद उसके दृष्टांत देंगे, जो दृष्टांत है एक दे देंगे, आधा पेज कम से कम इतना में निकल जाएगा। और आधा पेज बचा है तो आधा पेज में व्याख्या करेंगे, और कम से कम कुछ बातें ऐसी दिखाइएगा जो न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति न्यायालयों ने माना है, और 4-5 बातें ऐसे दिखाइएगा जिसे न्यायालयों ने मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना है। तो चूंकि समय का भी ख्याल रखना भाई, लगभग 1 घंटा हो गया, तो आपका एविडेंस अभी हम लिखवाते हैं 3-4 क्वेश्चन। एविडेंस में लेक्चर कल चलेगा, आज जितना पढ़ाया गया है वो लिखवा दिया जाए। तो आईपीसी में आपका कल भी लेक्चर चलाते हैं, परसों लिखवाया जाए, यानी कि शनिवार को लिखवाया जाए। इधर आपका 30 हो जाए, फिर आपका इसके बाद 34 से क्वेश्चन बनता है, 34 से फिर आपका 43 से बनता है, माने छाँट छाँट के, फिर सद्भावना आ जाएगी। इधर से छाँट छाँट के पढ़ना है आपका। 34 से क्वेश्चन बनता है मेंस में।